हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मून नाइट सीरीज के सबसे बड़े सवाल पे कि खोंशू और एमिट इन दोनों में से किसकी सोच सही है। क्योंकि वो पूरा शो इसी पे है कि इंसाफ का रूप क्या होना चाहिए, न्याय करने वाला या न्याय के डर से गुनाह का सर ही कुचल देने वाला। और आज की वीडियो एकदम धमाकेदार होगी, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताओ गाइस कि आपको क्या लगता है कि खोंशू और एमिट में कौन सही है। एंड नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। तो मून नाइट के एपिसोड 2 में फाइनली हैरो ने हमें यह बताया कि एमिट के पास इंसाफ का जिम्मा सौंपा गया था और वो लोगों को उसके क्राइम्स के हिसाब से जज करते थे। बट लोगों को जज करते करते एमिट इतना परेशान हो गए कि वो अब गुनाह होने से पहले ही लोगों को जज करने लग गए। उनका ये मानना था कि हम जुर्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते और फिर उस इंसाफ का क्या ही फायदा जो जुर्म होने से रोक ही ना पाए। वहीं खोंशू इसके सोच के हिसाब से हम गुनाह होने से पहले तक किसी को सजा नहीं दे सकते और सजा और इंसाफ दोनों गुनाह के बाद ही आते हैं। और इन दो देवताओं के इसी टकराव ने जन्म दिया हैरो और मून नाइट के दुश्मनी को भी, जिसमें दोनों बंदे अपनी अपनी साइड चुन चुके हैं। तो आज हम इसी दोनों सोच को एनालाइज करेंगे बारी बारी से और लास्ट में देखेंगे कि ज्यादा सही कौन है। पॉइंट नंबर 1, खोंशूज थिंकिंग। तो खोंशू जो है वो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर ऑफ जस्टिस पे चलता है, जिसे आसान भाषा में कहूं तो प्रोसीड्यूरल जस्टिस। खोंशू का ये मानना है कि गुनाह होने से पहले कोई भी इंसान बेगुनाह ही है और किसी भी अथॉरिटी का कोई हक नहीं बनता कि वो उसे जज करे या पनिश कर दे किसी ऐसे जुर्म के लिए जो उसने अभी तक किया भी नहीं है। अब जस्टिस की विचारधारा ये मानती है कि इंसान की अंदरूनी प्रवृत्ति जुर्म की नहीं होती, बल्कि वो ऐसे किसी सरकमस्टांसेस में ही फंस के जुर्म करता है। पर अगर वो जुर्म कर चुका है तभी इंसाफ का नंबर आता है और इसे ही तो प्रोसीजर कहेंगे, है ना, कि जस्टिस के प्रोसेस में जुर्म पहले आता है तब इंसाफ। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, बिना जुर्म किए हुए अगर कोई फैसला सुनाई जा रही है तो क्या गारंटी है कि वो इंसाफ ही है, या क्या गारंटी है कि वो तानाशाही नहीं है। और जिस तरह दुनिया में सभी अच्छे लोगों को ही भर दिया जाए तो धीरे धीरे अच्छाई अपना वजूद खो देगी और अच्छाई की कीमत भी खत्म होती जाएगी। ठीक उसी तरह अगर हम जुर्म को पूरी तरह से मिटा दे और खत्म ही कर डाले तो फिर किस चीज को हम इंसाफ कहेंगे, सोचो जरा। बट इस सोच की सबसे बड़ी वीक पॉइंट यह है कि उस इंसाफ या सजा का क्या फायदा जो इंसान को जुर्म से बचा ना सका। उस गॉड या उस अथॉरिटी के एग्जिस्टेंस का क्या फायदा जब इंसानियत फिर भी दुख और दर्द और प्रताड़ना के अंधकार में डूबी हुई हो। एक पीड़ित इंसान उस इंसाफ का क्या करेगा जब उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे सब कुछ उससे छीन चुके हों। एक ऐसा इंसान क्या कभी उस इंसाफ पे मंजूर होगा जो उसके बर्बाद हो जाने के बाद उसे दिया जाए? जवाब है बिल्कुल नहीं। हर एक विचार, हर एक अथॉरिटी को इसलिए बनाया गया था ताकि इंसानियत को बेहतर बनाया जा सके। बट वही इंसाफ की अथॉरिटी जब इंसानियत को इस जुर्म और गुनाह के अंधकार से बाहर नहीं खींच पा रही है तो क्या ऐसी किसी अथॉरिटी पे विश्वास किया जा सकता है? सोचो जरा। खैर, तो अब पॉइंट नंबर 2, एमिट की थिंकिंग। तो एमिट की जो सोच है जुर्म के प्रति, इंसानी व्यवहार के प्रति, इंसाफ के प्रति और एक बेहतर दुनिया बनाने के प्रति, उसे असल तौर पे हम सब्सटेंटिव जस्टिस के सिद्धांत के करीब मान सकते हैं। वैसे एमिट की थिंकिंग की एक और पहलू है जो अभी आगे मैं बताऊंगा। तो प्रोसीड्यूरल जस्टिस ये मानती थी कि इंसाफ का एक प्रोसीजर होता है, एक कायदा होता है। बट सब्सटेंटिव जस्टिस ये नहीं मानती। ये कहती है कि उस प्रोसीजर का क्या फायदा जब इंसाफ ही देरी से मिले या मिल ही ना पाए। तो जस्टिस का ये सिद्धांत कहती है कि हमारा मेन एम होना चाहिए जस्टिस सर्व करना, लोगों को इंसाफ दिलाना, ना कि किसी लंबे चौड़े सोच विचार और प्रोसेस में फंसना। कॉज अगर सोच में पड़े रहे और जुर्म खत्म ना करें देन समाज तो उसी गुनाहों के दलदल में फंसा रहेगा। और एमिट इस सोच को एक लेवल और ऊपर ले गए अपने पावर्स के साथ कंबाइन करके, और नतीजा निकला एक ऐसा सोच जहां इंसाफ और समाज में शांति
स्थापित करना इतना सर्वोपरि था कि ये तक नहीं देखा जाने लगा कि जुर्म या गुनाह की कोई गुंजाइश वर्तमान में है भी या नहीं। और यहीं पे आती है इसकी वीकनेस। जस्टिस का ये सोच इतना ज्यादा सब्सटेंटिव बन गया कि एक वर्ग को इंसाफ और अमन देने के नाम पे दूसरे वर्ग को बिना किसी गलती के मिटा दिया जाता। ये हम कैसे तय करेंगे कि कौन कब गुनाह करेगा और कब उसे मिटा देना चाहिए? और ये हम कैसे कह सकते हैं कि हर एक इंसान जो प्रेजेंट में बुरा नहीं था बट फ्यूचर में बनता, उसे मार देने के बाद बाकी बचे लोग कभी फ्यूचर में बुरे नहीं बनेंगे? और इस तरह के इंसाफ से तो आप धीरे धीरे पूरे इंसानियत को ही मिटा दोगे। तो फिर अमन और शांति किस इंसानियत और समाज के लिए कायम करोगे? एंड इसी पे है मेरा पॉइंट नंबर 3, हाउ खोनशू इज राइट। जी हाँ, मैं इस पॉइंट के शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि दोनों देवताओं में से खोनशू की सोच ही क्यों ज्यादा सही है। अब मैं ये बताता हूं कि वो कैसे। आप फर्ज करो कि एक मुजरिम है, पर ये सोचो कि वो मुजरिम क्यों है। ऑफ कोर्स उसने कोई गुनाह किया है, तो फिर सोचो उसने ऐसा क्यों किया। तो जवाब आएगा कि किसी आदत की वजह से, या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, या पागलपन की वजह से। तो फिर आप उस पे सवाल करो कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि ये इंसान ऐसा बना। और अंत में आपके पास एक ही जवाब आएगा कि कोई भी पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, बल्कि एक मुजरिम बाकायदा बनाया जाता है। सालों साल लगते हैं उसकी परवरिश से, वो किन हालातों में बड़ा हुआ, उसके दोस्त, उसके पहचान वाले कैसे थे, वो किस संगत में रहा, क्या चीजें सीखा, उसके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी, किन चीजों के वजह से उसकी सोच टूटती फूटती इस हालात में पहुंच गई कि वो एक साइकोपैथ बन गया, या एक सीरियल किलर बन गया, या एक तानाशाह बन गया। तो अगर हम उन चीजों को शुरुआत से ही सुधार पाते तो मुजरिम बनने के चांसेस को खत्म तो नहीं कह सकते, बट काफी हद तक कम जरूर कर देते। तो ये गॉड्स, पावर और अथॉरिटी वाले, जिन्हें जिम्मा दे दिया गया इंसानियत को जज करने का, तो जब ये गॉड्स इंसानियत की मदद तब नहीं कर रहे थे जब इसे सुधारने की जरूरत थी, तो अब जब ये बिगड़ कर कुछ जुर्म कर रहा है तो फिर इन्हें जज करने का अधिकार किसने दिया? सोच के देखो, क्या जब एक छोटा बच्चा गरीबी से परेशान और अपने माँ बाप तक को खो चुका था, इस दुनिया जैसे नर्क में झोंक दिया गया था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, समाज में बस नफरत सिखाया गया था, उसके मन और उसके आत्मा को जहरीले सोच से भर दिया गया था, तब तो ये एमिट आगे नहीं आई थी कि उस बच्चे को मदद का एक हाथ आगे बढ़ा दे, उसे वो हिटलर बनने से पहले रोक दे जो इतिहास ने उसे बनता देखा। ना, वो आगे नहीं आती, बट तब बड़ा वो आगे आ जाती है जब उसे जज करना होता है कि ये लड़का बड़े होकर डिक्टेटर बनेगा। वाह, क्या इंसाफ है भाई। बट अभी रुको, याद है मैंने एमिट वाले पॉइंट पे कहा था कि एमिट के जस्टिस का एक और पहलू है जो मैं आगे बताऊंगा, तो यही टाइम है, आओ बताता हूं। फिलॉसफी में पनिशमेंट के सिद्धांत में एक डिटरेंट कॉन्सेप्ट भी है, यानी व्हेन पनिशमेंट इज यूज्ड एज अ डिटरेंट। इसका मतलब होता है कि कभी कभी सजा इस वजह से दी जाती है ताकि वो समाज के बाकी लोगों के मन में डर पैदा कर सके और वो उस जुर्म को करने से डरे। एंड कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा इसी में आती है। मौत की सजा का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि वो जुर्म के खिलाफ लोगों के मन में एक डर भर सके। बट मुझे बताओ, क्या ऐसे कड़े सजा के प्रावधान के बाद भी जुर्म कम हुए हैं? नहीं ना। तो क्या एमिट को यह सच में लगता है कि उसके घोर इंसाफ और सजाओं से वो गुनाह को सच में मिटा देगी? जवाब है नहीं, बल्कि उल्टा वो और आक्रोश भर देगी इस इंसानियत में कि ये देवता हमारे जीने तक का हक छीन चुके हैं, हमारे जीने से पहले ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जीने का हक है भी या नहीं। वो फिर एक ऐसे उत्पात को जन्म देगी जो खुद एक जंग को शुरू कर देगी इंसान और देवताओं के बीच, और एमिट का वो अमन पसंद समाज बनाने का सपना और खाई में जाता दिखेगा। और यही सारे रीजन एक वेटेज दे देते हैं खोनशू की सोच को कि क्यों उसकी थिंकिंग थोड़ी ज्यादा कंड्यूसिव है एमिट के थिंकिंग से। ऑफ कोर्स दोनों में से कोई थिंकिंग एग्जैक्ट सही नहीं है, बट एक के कंपैरिजन में दूसरा थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल है।
तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एमिट और खोंशू में किसकी सोच ज्यादा सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है एमिट और खोंशू में कौन सही है और कौन गलत, और क्या हम ऐसे ही वीडियो और फ्यूचर में लाते रहेंगे, इस पे भी आप जरूर हमें बताएं। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।